तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जैसा हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में। तो इनफैक्ट मैं भी क्यों ना हूं, तो मैं इसमें अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही बुरा माना था जब मैंने वो वीडियो देखी थी। ठीक है ना, मूवी देखी थी जो कि अभी आई थी पद्मावत। ओके, बट क्या हुआ था जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या सीरियसली अलाउद्दीन खिलजी इतना ही बुरा था। तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ा तो मुझे पता चला कि देखो, एक्चुअली मैं ना, अलाउद्दीन खिलजी उस समय में भारत आया था जब इंडिया पे मंगोलियंस आक्रमण बहुत खतरनाक तरीके से हो रहे थे। और मंगोल जो लोग थे वो काफी ही खतरनाक लोग थे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मंगोलियन के कब्जे में लाने वाला एक मतलब कि पूरा मतलब बेड़ा उठा रखा था, जैसे आप बोल सकते हो। और मंगोलियंस इतने खतरनाक थे कि अपनी भूख लगने पे वो इंसानों तक को मार के खा जाते थे। और प्यास लगने पे वो घोड़ों की जो पैर की नसें वगैरह होते हैं उसको काट के उससे खून पी लिया करते थे। उनको कोई किसी भी तरीके से कोई दुख नहीं होता था, कोई पछतावा नहीं होता था अपने करने पे कुछ भी। जितने भी जगह होती थी वहां पे उनको कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो अटैक करके वहां पर राज करेंगे। ठीक है ना, राज नहीं करना चाहते थे। वो जाते थे किसी भी जगह पे पर्टिकुलर पे, उसको पूरा निस्तो नाबूद कर दिया जाता था उनके द्वारा। औरतें जो बच्चियां होती थी उनके साथ मतलब गलत किया करते थे। बच्चे बूढ़ों को सीधा काट दिया करते थे। जवानों में जो अच्छे खासे तगड़े होते थे उनको पूछते थे कि भैया हमारी आर्मी में सिलेक्ट होगा ही नहीं होगा, अगर सेलेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाता था। कितनी मतलब बुरी तरीके से क्रूरता मचाई हुई थी इंडिया के अंदर। वो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उस उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा फिर भी ठीक लगा, क्योंकि अगर आप मंगोलियंस के बारे में पढ़ोगे, वो जो छोटी छोटी आंखों वाले बंदे होते थे जिन्होंने आज के डेट में चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कितने सारी जगहों पर राज किया हुआ है। अगर आप उन सारी जगहों को एक बार देखोगे ना, मतलब उसकी मंगोलियंस की पूरी पद्धति पढ़ोगे कि किस तरीके से वो आक्रमण करते थे, क्या करते थे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लोग थे वो। किसी एक बंदे को भी जिंदा नहीं रहने देते थे जब वो एक जगह पे आक्रमण करते थे। तो पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए है, काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए इसमें मतलब वीडियो में डाले गए हैं। जरा आप देखो, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को तैयार किया गया है। एक बार अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, या फिर किसी और तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज इसको जरा फटाफट से देखो। अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ करो या ना करो, शेयर जरूर करना। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये पूरी की पूरी आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री होगी, जो कि हम लोग बात करेंगे 712 एडी से शुरू होते हुए ये आपके लेके जाएंगे हम लोग 1757 की लड़ाई तक। ठीक है ना, एडी में ही। तो ये वाले सारी सारी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए विद द इजी प्रोसेसिंग में, और सारा का सारा मतलब जो मेडिवल का मतलब पूरा का पूरा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से चाहिए तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। और जो भी इसके मतलब के बाद की जो घटनाएं हैं उसके लिए हमारे पास में दूसरी वीडियोस जो होंगी वो भी आएंगी। बट ये टोटल रिस्पॉन्स आपका होगा कि आप किस तरीके से इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और मेनली वैसे आपको शेयर करने पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है ना, तो आपको जरूर इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत लोगों का हेल्प हो सकेगा। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश की है, और जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पास में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आप हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना, और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को जाके गूगल कर लेना। आपको इससे बाहर क्वेश्चंस बहुत ही रेयर चांस मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने एक टॉपिक उठाया और उसको पूरा एंड तक कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपको उसमें बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग जो करने वाले हैं वो करेंगे 712 एडी से। ठीक है, जो कि आपका जाएगा 712 एडी से शुरू होता हुआ आपको लेके जाएंगे हम 1526 तक के लिए। और ये हमारे पास में जो होता है, दिस इज द अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं 717 एडी से। 717 से 1526 नहीं लेके जा रहे हम लोग। अर्ली मेडिवल में जो पढ़ेंगे तो 712 से लेकर के आपका समथिंग पढ़ेंगे 1192 तक का, नहीं 1192 एडी समथिंग। ये वाला हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है हमें वही पढ़ना है। तो 712 एडी से लेकर के 1192 एडी के बीच में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में जो बात करनी होती है हमें, वो सिर्फ तीन लोगों के बारे में करनी होती है बातें। ठीक है, पहला है हमारे पास में कौन, तो ये है आपका मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम जो है हमारे पास में, ये कौन है? ये पहला मुस्लिम इन्वेडर है जो कि इंडिया पे आक्रमण करता है। और इंडिया पे जब ये आक्रमण करता है तो कौन सी जगह पे करता है? तो आपको याद रखना है, उस जगह का नाम होता है आपका सिंध। तो उस जगह का नाम है आपका सिंध। सिंध का जो राजा होता है उसका नाम होता है राजा दाहिर। ठीक है ना। सिंध आज की डेट में जो है ये पाकिस्तान की प्रोविंस में जा चुका है और इसको पहले इंडिया में ही बोला जाता था। तो इसलिए हम लोग जब मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो मेडिवल इंडिया के समय में सिंध हमारे एरिया में आता था। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि सिंध का राजा उस वक्त कौन था? दाहिर था। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम बेसिकली एक राजा नहीं था या फिर कोई खलीफा नहीं था। देखो एक्चुअली क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो एक कमांडर था। और ये कमांडर था, इसने सिंध पे आक्रमण किया था बाय द मतलब जो हुक्म दिया गया था इसको, वो किसने दिया था? तो उसका नाम था अल बकर। ये मार्कर सही नहीं चल रहा है। तो इसका जो मतलब जिसने इसको हुक्म दिया हुआ था उसका नाम था अल हजाज बिन यूसुफ। ठीक है ना। तो देखो अल हजाज बिन यूसुफ कौन था एक्चुअली? तो अल हजाज बिन यूसुफ जो था ना, ये ईरान ईरान उस वक्त का जो ईरान है, मतलब बेसिकली उस वक्त क्या बोला जाता था इसको? उसको बोला जाता फारस। तो ये ईरान का खलीफा था। खलीफा मतलब कि बेसिकली उस वक्त बोला जाता था किंग के बारे में। तो जो किंग होते थे ना, मतलब हमारे यहाँ पे तो किंग बोला, राजा बोला जाता था, मगर जो ईरानियन या फिर मतलब जितने भी हमारे पास में जो अरेबिक कंट्रीज वगैरह होती हैं, इनके अंदर यहाँ पे जो राजा होते थे उनको खलीफा बोला जाता था। तो जो मतलब मोहम्मद बिन कासिम से पूछे वाले सवाल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इसने 712 एडी में भारत पे आक्रमण किया था। कहां पे किया था? तो सिंध पे किया था। सिंध का राजा उस समय इंडिया का कौन था? तो दाहिर था। मतलब सिंध प्रोविंस जो थी हमारे पास में, उसका जो राजा था वो था राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो एक कमांडर था। कमांडर किसका था? अल हजाज बिन यूसुफ का था। अल हजाज बिन यूसुफ क्या था? तो वो एक खलीफा था, मतलब एक राजा था। कहाँ का राजा था? ईरान का। ईरान का उस वक्त में नाम क्या था? उस वक्त ईरान का जो नाम था वो फारस था। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। कपड़ा। ओके। अच्छा, ये 712 एडी में जो लड़ाई हुई थी, मतलब जो इंडिया में इसका आक्रमण था, इसको इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? तो इसका जिक्र हमें मिलता है, एक चचनामा नाम की एक किताब है। तो इस चचनामा नाम की जो हमारी किताब है ना, इसको लिखा किसने है? तो याद रखना, इसको किसी ने भी मतलब कोई अननोन राइटर ने लिखा हुआ है। इसका कोई नाम हमको एक्चुअली में पता नहीं है। मगर क्या हुआ था, इसको अरेबिक जो मतलब जब ये लिखी गई थी तो इसको लिखा गया था अरेबिक में, और अरेबिक से इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था बाय अरेबिक से इसको पर्शियन भाषा में कन्वर्ट किया गया था बाय अली बकर कूफी। ठीक है ना। तो अली बकर कूफी का मतलब इसने इसको चचनामा नाम की जो किताब है, जिसमें 712 एडी में भारत के हुए आक्रमण के बारे में, पहले आक्रमण के बारे में बताया जाता है, तो वो इस वाली किताब में हमारे पास में लिखा हुआ दिख जाएगा। इसको लिखने वाला कौन था? अली बकर कूफी था। इसने क्या करा था? तो इसने मतलब बस पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था। एक्चुअली में जो मगर लिखी हुई है तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है, और अरेबिक वाले का राइटर हमें नहीं पता है। ठीक है। होप सो कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे पास में जो है 712 एडी के बाद में आपके पास में जो आक्रमण होता है वो होता है 1001 में, 1001। और ये जो होता है हमारे पास में आक्रमण, ये किसके द्वारा किया जाता है स्टार्ट? ये किया जाता है महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनी। ठीक है ना। गजनी का एक महमूद था हमारे पास में, महमूद ऑफ गजनवी। ये बेसिकली क्या था, क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो एक राजा था वहां का सुबक्तगीन। ठीक है। सुबक्तगीन का एक राजा था, उसके दो बेटे थे। एक तो आपका था महमूद ऑफ गजनवी और एक दूसरा था आपका इस्माइल। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में जो पहला वाला नाम जो मैंने बताया था महमूद ऑफ गजनवी, ये बेसिकली बड़ा बेटा था उसका।
और बड़े बेटे होने के नाते क्या हुआ था, इसका एक राज्याभिषेक किया गया था कहाँ पे, 998 एडी में इनके देश में। 998 एडी में जब इनका राज्याभिषेक किया जाता है, तो इसको जो पारस पर्शियन कल्चर होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, उनकी जो शान शौकत होती है, जिस तरीके से मतलब वो रहते थे ठाट बाट में, तो ये लोग सोचते हैं कि मतलब हाँ भाई हम जाके वहां पे लूटपाट मचाएंगे और वहां पर से खजाना उनका लूट के लेके आएंगे। बट क्या होता है कि जो इसके मंत्री परिषद के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अगर आपको सिर्फ खजाना लूटने का अगर शौक है तो एक काम करो, आप इंडिया चलो, क्योंकि इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे शान शौकत आई है, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, वो एक सोने की चिड़िया है, ठीक है ना। मतलब कि बेसिकली इंडिया के पास में तब भी बहुत ज्यादा ही रिच मिनरल सोर्स था, कल्चर था, और मतलब पैसों के मामले में भी इंडिया बहुत ही मतलब शुरू से ही बहुत आगे है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है भैया, ट्रांसफर कर दो हमारे अटैक की जो मतलब प्लानिंग है उसको कहाँ पे, इंडिया की तरफ। तो इंडिया में जाता है ये कहाँ, मतलब 1001 एडी, और 1001 से लेकर के ये 1027 तक के बीच में ये इंडिया पे 17 बार अटैक करता है, 17 टाइम्स अटैक करता है। और हर बार ये क्या करता है, बहुत सारा धन संपत्ति लेके इंडिया से जाता है, जिनमें इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक है वो है आपके पास में कुछ 1018 के अंदर, जिसे बोलते हैं हम लोग मथुरा का अटैक, मथुरा इन्वेजन। और एक है आपका 1025 के अंदर, जिसमें इसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। तो क्वेश्चन आपके पास से पूछा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल जो है उसको डिस्ट्रॉयड किया गया था भाई महमूद अफ गजनवी के द्वारा, कब, तो आपको जवाब देना है 1025 में। और 1018 में मथुरा का इन्वेजन किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महमूद अफ गजनवी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 998 में हुआ था। कब से कब तक इसने अटैक मारे थे, 1001 से 1027 के बीच में कितने अटैक मारे थे, तो 17 अटैक किए थे। इसके बाद में एक बात याद रखना, 1025 के बाद में इसकी एक लड़ाई होती है इंडिया में 1027 के अंदर, जो कि होती है विद द जाट कम्युनिटी। और जाट कम्युनिटी के वहां पे इसको इतना बुरी तरीके से पीटा जाता है, मतलब कि इसके वहां पे क्या हो जाती है, अपने देश से भागने में तो सफल हो जाता है, बट अपने देश पे जाने के बाद ही बीमार पड़ जाता है, और उसके बाद में इसकी इवन मतलब कि डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में जो मतलब हमको है पता कहाँ से चलता है, तो एक हमारे पास में किताब है, तो उस किताब का नाम क्या है, जो इसका अटैक है ना सोमनाथ वाले जो अटैक वगैरह के बारे में, तो वो पता चलता है हमें किससे, एक किताब का नाम है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी, अल बरूनी के अलावा और कौन कौन से यहाँ पे इसके समय में इतिहासकार थे जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, तो याद रखना उत्वी, सिस्तनी, फिरदौसी, और ये बेसिकली हमारे पास में ये लोग कुछ थे जिन्होंने मतलब इसके बारे में, इन्वेजन के बारे में, इंडिया के अंदर जो भी इन्वेजन हुए थे, इन्वेजन मतलब आक्रमण हुए थे, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में तीसरा आक्रमणकारी है वो कौन है आपका, वो है आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी से उठने वाले जो सवाल होते हैं मेनली वो कौन से होते हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मोहम्मद गौरी जब आया था इंडिया में तो उसके साथ में उसके दो सेंट भी आए थे, मतलब कि उनके जिनको जैसे हम लोगों में साधु महात्मा होते हैं ना, तो उसी तरीके से इनके सेंट आए थे। तो उनका नाम था, एक का था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उसी की याद में बेसिकली क्या हुआ है, कुतुब मीनार बनाया गया है। कुतुब मीनार कहाँ पर पड़ता है आपके पास में, तो कुतुब मीनार जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली के अंदर, मेहरौली विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है आपका कुतुब मीनार। और दूसरा था आपके पास में कौन, मतलब पहला आपके पास में कौन था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इसका बता दिया हमने। और फिर दूसरी बात है शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, जिसकी याद में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं उसको, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। मोहम्मद गौरी के कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्वेजन्स हैं वो कब के हैं, तो जब ये पहली बार आया था 1175 में, तब का है। 1175 में ये जब आया था तो इसने सबसे पहला अटैक जो किया वो कहाँ पे किया था, तो इसका जो अटैक था वो था आपका मुल्तान में। और मुल्तान में इसने मतलब कि अटैक जिसके ऊपर किया था, वहां पे राजा कौन था मुल्तान का उस वक्त, तो उस वक्त का जो उसका राजा था वो था मूलराज प्रथम। अब इस वाले लड़ाई को ये जीत गया था। दूसरी लड़ाई होती है इसकी 1178 में, जो कि होती है माउंट एबू में। उस वक्त के राजा थे भीम देव सेकंड, ठीक है ना।
भीमदेव सेकंड जो होते हैं वो इसको हरा देते हैं उस युद्ध में। तो इसके बाद में ये चला जाता है और देन लगभग ये 13 साल बाद वापस आता है, कब, 1191 में। तो ये उस वक्त अपनी पूरी प्रिपरेशन करके तो वैसे आता है, मगर 1191 में इसको नहीं पता होता है कि उस वक्त मतलब इंडिया की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसकी लड़ाई होती है एक बैटल ऑफ तराइन, ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध बोला जाता है उसको, जो कि लड़ाई इसकी किसके साथ होती है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और पृथ्वीराज चौहान जो है उस वक्त एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने क्या करते हैं, इसको हरा देते हैं। तो ये फिर से हट जाता है और भाग जाता है। मगर उसी समय क्या होता है कि जैसे ही अपने देश जाता है वापस, तो यहाँ से पीछे पीछे चले जाता है कौन, इंडिया का एक गद्दार आदमी, ठीक है ना, उसका नाम था जयचंद, जो कि बेसिकली पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, ठीक है। बट वो क्या करना चाहता था, वो ये चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है ना उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक्चुअली में उसका दुश्मन था। तो क्या करता है, ये जाता है और सारी स्ट्रेटजी बताता है किस तरीके से इसको हरा सकते हैं। 1192 में फिर दोबारा से मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेके आता है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद, जीतने में जब युद्ध होता है वो बेसिकली कौन सा है, वो है बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाला। और ये भी होता है किसका, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और एक्चुअली एक बात और बताऊं तो पहला वाला जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हुआ होता है ना, उसमें उसके आसपास की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ वाले, उन्होंने भी उसका साथ दिया होता है, मगर दूसरे वाले में वो लोग भी साथ नहीं दिए होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, प्लस में एक गद्दार और हो जाता है, कौन, जयचंद। तो 1192 में मतलब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब मोहम्मद गौरी से डील जो हुई थी जयचंद की, वो ये हुई थी कि वही पृथ्वीराज चौहान को हम हराने में मदद करेंगे और उसके बदले आप मुझे वो राजपाट दोगे। तो भाई जयचंद को वो बोल देते हैं कि कौन सा राजपाट, कैसा राजपाट, हम कोई राजपाट नहीं देने वाले, हम जीत चुके हैं, ये हमारा देश है। तो उसके बाद में 1194 में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे चंदावर की लड़ाई होती है। चंदावर की लड़ाई में बेसिकली क्या होता है कि जयचंद को मार डाला जाता है और जयचंद के साथ ही लड़ाई होती है। तो मतलब ऑब्वियस बात है, जयचंद को मार दिया तो वो क्या होगा, वो वोन हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो इसके बाद में ये स्थापना कर देता है किसकी, तो यहाँ पे दिल्ली में मतलब कि अपने राजपाट की स्थापना कर देता है। इनका जो राजपाट करने का जो सपना था पूरा, तो वो मतलब एक्चुअली में दिल्ली के अंदर का था। तो दिल्ली के अंदर ये पूरे तरीके से आक्रमण करके और उसकी फतह नहीं हासिल कर पाया होता है। तो जब हम बात करेंगे अब जो वो है वो दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली पे जो सुल्तान मतलब कि बना या सुल्तानियत वाली जो चीजें आई थी, वो कैसे और कब और क्या क्या हुआ, वो सारी बातें हम लोग अब करने वाले हैं, जो कि आपकी जाएगी कब से, 1206 एडी से लेकर के 1526 तक के बीच में। और इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली क्या क्या स्टोरी होंगी, वो एक पहले आपको रफ आइडिया बता देता हूं मैं, उसके बाद में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। पहले एक रफ स्केच तैयार करते हैं। 1206 से लेकर के 1526 एडी के बीच में बातें होंगी। देखो 1206 एडी में सबसे पहले हमारे पास में कौन आएगा, तो ये आएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बेसिकली कौन होता है, ये स्लेव होता है किसका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का स्लेव होने के नाते बाद में क्या होता है ना, देखो एक्चुअली में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये स्लेव होता है। और स्लेव होने के साथ साथ में एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि ये अपनी जो ताकत होती है, जो मतलब खूबियां होती है, उसको सिद्ध करता है इन द फ्रंट ऑफ मोहम्मद गौरी, जो कि धीरे धीरे इसको पोस्ट आगे बढ़ती है और ये आगे चल के पूरे सेना का कमांडर बन जाता है। और जब मतलब कि 1206 के आसपास में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तब आती है बात किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ये एक स्थापना करता है जिसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी। और इसी को आप लोग कई बार मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हो, मामलुक डायनेस्टी। बेसिकली स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम, और डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। तो कई क्वेश्चन पूछे गुलाम वंश का स्थापना करने वाला कौन था, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। बट देखो ये हमने जो शुरुआत करी है, ये वाला जो टाइम पीरियड कहलाता है, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम कहलाता है। एक सेकेंड, मैं मार्कर दूसरा पहले बदल लूं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग और कुछ बात करें, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है हमारे पास में, ये होती है आपकी 1206 से लेकर के, और ये जाती है आपके पास में कब, 1526 तक के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या पता चलता है
कि देखो सबसे पहले जो हमारे पास में डायनेस्टी शुरू होती है उसका नाम होता है आपका स्लेव डायनेस्टी, या उसको मामलूक डायनेस्टी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाम वंश, ठीक है ना। अब देखो ये जो मुगल मामलूक डायनेस्टी है या फिर स्लेव डायनेस्टी कहां से चली थी, तो याद रखना 1206 से 1290 के बीच में चली थी। दूसरी चली थी हमारे पास में खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 में चली थी। तुगलक डायनेस्टी जो चली थी वो 1320 से 1414 के बीच में चली थी। लोधी डायनेस्टी जो थी 1414 से 1450 तक चली थी। और सैयद डायनेस्टी जो है 1450 से 1526 तक चली थी। इसके बाद में हमारे पास में एक्चुअली मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हमको सैयद और लोधी में थोड़ा उल्टा कर दिया हमने गलती से, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे पहले सैयद डायनेस्टी आती है और फिर आपकी आती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए वो तो मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं एक बार रफ आइडिया आपको क्विकली बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो हमारे पास में ट्रिक हो सकती है याद करने की। कैसे? स्लेव का मतलब होता है बेसिकली गुलाम वंश, उसको हम जी बोल सकते हैं। के हो गया हमारे पास में क्या, खिलजी, तो ये के हो गया, टी से टी ऐसे रख दो, और एस ए और एल ए, ठीक है ना, कुछ ऐसा बोल देते हैं। देखो जी के टी मतलब इसके काम करो, जी से जीजा, का टकला, एस ए एल ए साला, ठीक है ना, जी जा जीजा का टकला साला, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली हम याद कर सकते हैं। अब देखो याद क्या करना है, 1206 से 1526 के बीच में हुई थी, तो आपको याद रखना है 12/6 और फिर उसमें क्या कर देना है 320 जोड़ देना है। तो आप दो चार बार अगर दिमाग में बैठा लोगे ना 1206 और 1526 लिख के भी देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं फटाफट से बता दूं, दिल्ली सल्तनत की है हमारे पास पूरी रेंज 1206 से 1526 के बीच में। स्लेव डायनेस्टी की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ये मैं एक रफ आइडिया पहले अभी आपको फटाफट दे देता हूँ, फिर मैं जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसके बारे में हर एक के बारे में डीपली नॉलेज बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्लेव डायनेस्टी की जो स्थापना करी गई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसिकली क्या करा है, 2 तरीके की इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बनवाए हुए हैं, और दोनों के दोनों किसके याद में बनवाए हुए हैं, सेंट्स के याद में। सेंट मतलब उनके जो मतलब महात्मा होते थे उस समय के, तो उनके, ठीक है। एक था आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया जिसके लिए कहाँ पे बनाया गया, तो अजमेर राजस्थान में बनाया गया है। दूसरा है आपका कुतुबुद्दीन एक बख्तियार काकी, और इसके याद में क्या बनाया गया था, तो इसकी याद में कुतुब मीनार बनाई गई है, जो कि मेहरौली दिल्ली के अंदर स्थित है। मेहरौली मतलब एक सिटी है, वहां पे ही मतलब दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्लेव डायनेस्टी, तो ये काफी अच्छे लेवल तक मतलब काफी लंबे समय तक चली थी। स्लेव डायनेस्टी में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट आपके पास में आते हैं, तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट वगैरह क्या है वो सारी की सारी बातें हम लोग अभी थोड़ा डीपली पढ़ ही लेंगे इसको। फिर उसके बाद में खिलजी आते हैं, जिसमें गयासुद्दीन जो खिलजी है वो आता है, ठीक है, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी आता है। तुगलक डायनेस्टी जब हमारे पास में आएगी, और एक काम करते हैं हम लोग ये वाला फटाफट से सारा का सारा इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा ढंग से, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने अपने आप को जो टाइटल दिया हुआ था वो दिया था मलिक, ठीक है, या फिर सिपह सलार का। एक्चुअली देखो पढ़ हम दिल्ली सल्तनत रहे हैं, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, इसलिए उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर मतलब इसको सुल्तान नहीं माना जाएगा, याद रखना। इसके अलावा इसको लोगों के द्वारा बोला जाता था लाख बख्श, ठीक है ना। लाख बख्श जो बोला जाता था, अभी अगर आप देखो तो अभी बिहार का जो दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था। तो मतलब कि बेसिकली हमारे पास में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो लोगों के द्वारा उसको लाख बख्श कहा जाता था, और उसने खुद अपने आप को मलिक या सिपह सलार का टाइटल दिया हुआ था, क्योंकि वो एक कमांडर था। किसका कमांडर था? मोहम्मद गौरी का। अब देखो इसने 2 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो किए हुए, जैसे मैंने आपको बताया कुतुब मीनार बनाया हुआ है इसने काकी की याद में, मेहरौली दिल्ली के अंदर, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया हुआ है चिश्ती की याद में, मोइनुद्दीन चिश्ती के याद में। कहाँ बनाया गया? अजमेर राजस्थान में। इसकी जो डेथ होती है वो चौगान खेलते वक्त होती है। चौगान बेसिकली क्या होता है, घोड़े पे बैठ के एक डंडा होता था, पोलो जैसे बोल सकते हो आज की डेट में, तो वो पोलो के जैसा खेल रहा था, गिर जाता है, घोड़े का पैर लग जाता है, इसकी रीढ़ की ये जो छाती की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है, जिसके बाद में इसका लंबी बीमारी के बाद में
मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश जो है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में मतलब आता है, और इसको पहला सुल्तान बोला जाता है, क्योंकि देखो अब तक जो मतलब राजपाट चल रहा था ना, वो भले वो दिल्ली में आ चुके थे मगर उन्होंने अभी कैपिटल शिफ्ट नहीं करी थी। और इल्तुतमिश वो बंदा होता है जिसने लाहौर से कैपिटल को कहां पे शिफ्ट करता है, तो वो दिल्ली में शिफ्ट करता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत, मेनली अगर मैं बोलूं कि दिल्ली का जो पहला सुल्तान है कौन था, तो आप बोलोगे इल्तुतमिश, ठीक है। दिमाग में इस बात को बिठा लो, ओके। अब जो इल्तुतमिश था, ये कौन था, ये फिर से अगर मैं बताऊं तो देखो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये किसका मतलब कि स्लेव था, तो वो ये मोहम्मद गौरी का था। तो वैसे ही इल्तुतमिश जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। मगर बाद में क्या करता है कि धीरे धीरे इसकी बेटी से, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लेता है। मतलब बाद देन क्या बन जाता है, सन इन लॉ, मतलब कि दामाद बन जाता है। फिर उसके बाद में मतलब कि इसने कुछ कॉइन्स निकाले थे। कॉइन दो तरीके निकाले थे इसने, एक सिल्वर का कॉइन था और एक कॉपर का था। जो सिल्वर का कॉइन है उसको बोला जाता था टंका, और जो हमारे पास में कॉपर का कॉइन था उसको बोला जाता था जीतल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने कुछ इस्टेब्लिशमेंट की थी, मतलब कुछ बनाया था। तो वो जो जगह थी, एक तो इसने सुल्तानगढ़ी की स्थापना करी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा इसने अपने 40 कमांडोज टाइप का आप बोल सकते हो, कि जिसका काम होता था राजा की देखभाल करना, या राजा को मतलब किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसने यूज किया था एक चीज जिसका नाम था चहलगानी। चहलगानी बेसिकली क्या था, ये था ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स, मतलब 40 बेसिकली कमांडोज थे जो कि राजा को हमेशा प्रोटेक्शन में रखते थे, ठीक है ना। वो ठीक है। इल्तुतमिश से उठने वाले मेन सवाल हमारे पास में ये वाले हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद में बेसिकली इसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज। मगर जो रुकनुद्दीन फिरोज है, ये उतना अच्छा लीडर नहीं होता है। ये क्या करता है, मतलब कि बेसिकली कुछ मतलब ऐसा इसके सुल्तान वाले लक्षण होते ही नहीं है। तो क्या होता है कि रजिया सुल्ताना जो इसकी बहन होती है, मतलब इल्तुतमिश की जो बेटी होती है, ये अपने भाई को बोलती है भैया तुम्हारे साथ संभलने वाला है नहीं और तुम हटो। ये इसको हटा देती है उस जगह से, और 4 साल 1236 से 1240 के बीच में राज करती है। कहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली रानी या मतलब पहली फीमेल सुल्तान कौन थी, तो आपको याद रखना है नाम, रजिया सुल्तान। कितने साल के लिए इन्होंने राज किया, तो 4 साल के लिए राज किया। मगर एक्चुअली क्या होता है, इसने सुल्तान मतलब पहले तो एक तो लेडीज, और दूसरी बात इसने क्या करा था, जो मतलब जो उनका कल्चर था उसको नहीं अपनाया इसने, बकायदा कुबा और कुला ये अपना लिया था। कुबा और कुला क्या होता है, देखो कुबा होता है बेसिकली कैप होती है। कभी आप गूगल करना और उसमें फोटो देखना देखना, तो उसमें जो रजिया सुल्ताना की जो फोटो आएगी उसमें एक अलग तरीके की कैप होगी उसकी, और एक ब्लेजर सा पहना होगा। तो जो कैप है वो कुबा है, और जो ब्लेजर है उसका वो कुला है। तो इसने कुबा और कुला की पद्धति अपनाई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था बेसिकली, कि इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, कोई इसको पसंद नहीं करता था। इसी वजह से क्या होता है कि इसका भाई और इसका जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड का नाम क्या था, अल्तुनिया, ठीक है ना। तो उसने मिलके मार देते हैं इसको। फिर देन उसके बाद में क्या होता है, 1236 से 1240 के बाद, मतलब कि 1240 में रजिया सुल्ताना की मौत हो जाती है। क्वेश्चन जो और उठते हैं इसके, वो ये उठते हैं कि इसके द्वारा इंपॉर्टेंट कोई कॉइन वगैरह जैसे आए थे, क्योंकि इसने कुछ इन्वेजन मतलब बनाया तो था नहीं, स्टैब्लिशमेंट कोई ऐसी थी नहीं। तो कुल उसने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे, और तीनों सिक्कों में देखो अलग अलग तरीके की मतलब कुछ बातें जो लिखी हुई थी वो पूछा जाता है। तो एक था उसमें इल्तुतमिश की बेटी, एक था न्याय की रानी, और एक था दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो पहला था इल्तुतमिश की बेटी, न्याय की रानी, और दिल्ली सल्तनत की महारानी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रजिया सुल्ताना से उठने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो होता क्या है एक्चुअली में, तो जो इल्तुतमिश ने जो चहलगानी स्थापित की होती है ना, तो 1240 से, देखो एक बात बता देता हूँ, 1240 से लेकर के 1265 के बीच में ये जो 25 साल का राज है ना, तो 25 साल का जो मतलब कि टेन्योर है, इसमें क्या होता है, उन्हीं चहलगानी में से एक बंदा आता है और वो मतलब इसके मर्डर कर देता है, जो इसका ब्रदर होता है। फिर देन उसको मर्डर कर देता है दूसरा चहलगानी का सदस्य। फिर तीसरा चहलगानी का सदस्य उसको मार डालता है, और जो चौथा वाला है उसका नाम है आपका बलबन, ठीक है ना।
तो ये बलबन जो है, ये वाला बंदा जो है, इसकी बात मेन करेंगे, क्योंकि ये जो 3 राजा हमारे पास में चले गए ना, इन्होंने ना तो कोई इस्टेब्लिशमेंट की किसी तरीके की, ना कोई लड़ाई करी, ना किसी और कुछ भी, मतलब किसी भी इन्वॉल्वमेंट में थे नहीं। तो ये 25 साल बिल्कुल खाली खाली गए हैं, इसलिए इनसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं पूरी, वो बलबन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे पास में जो मेन इसके अंदर आता है, वो आता है आपका कौन, तो आता है आपका वो बलबन, ठीक है ना। बलबन कौन होता है, देखो जैसे मैंने बताया ना अभी, 25 साल के अंदर 3 लोगों ने, मतलब चहलगानी के 3 सदस्य थे, उन्होंने एक दूसरे को मार के राज किया। चौथा बंदा होता है बलबन, जो कि आता है, और जो तीसरा वाला कमांडर, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, वैसे आज तक पूछा नहीं गया, बट आपको पता होना चाहिए कि बलबन किसको मार के राजा बना था, सुल्तान बना था, तो याद रखना नसीरुद्दीन शाह को मार के, मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह को, ठीक है। और सॉरी, नासिरुद्दीन मोहम्मद को मार के बना था, इसमें शाह नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले उसने क्या करा था, राजा बनने साथ, सुल्तान बनने के साथ में ही सबसे पहले तो उसने चहलगानी को समाप्त किया, क्योंकि उसको पता था कि भैया चहलगानी के सदस्य एक दूसरे को मार रहे, क्योंकि ताकत जिसके पास होगी वही राजा बनेगा, तो कहीं मुझे कोई ना मारते। तो सबसे पहले उसने क्या करा, 1 महीने के अंदर ही सबसे पहले चहलगानी का पूरा का पूरा खत्म करवा दिया, ठीक है, जितने भी लोग थे। उसके बाद में इसने क्या करा, अप्लाई कर दिया था पर्शियन कल्चर अपने कोर्ट में, क्योंकि देखो क्या हुआ था, 25 साल तक जब मतलब ऐसे जो फालतू के से राजा मतलब बने हुए बैठे थे, उन्होंने पूरी जो मतलब एक जो सिस्टम होता है उसको बिगाड़ के रख दिया था, ना प्रजा में डर था, ना कोई किसी को मतलब टैक्स देता था ढंग से, ना कुछ भी। तो एक सिस्टम बिगड़ चुका था, तो उसको बिल्कुल सुधारने के लिए इन्होंने क्या करा कि पर्शियन कल्चर अप्लाई कर दिया। पर्शियन कल्चर, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे पर्शियन वालों से थोड़ा इस मामले में टेंशन खाते थे, क्योंकि उन लोगों का मतलब बहुत ही क्रूर स्वभाव था पर्शिया वाले लोगों का, तो वो कर देते हैं। इसके बाद में ये अपने कोर्ट में 2 चीजें और लागू करता है, एक होता है सजदा, एक होता है पैबोस। सजदा का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी राजा के सामने आओगे, सुल्तान के सामने आओगे, तो उसको आप लेट के प्रणाम करोगे। लेट के प्रणाम करना मतलब नमस्ते जैसे बोलते हैं ना, तो हाथ जोड़ के ना बोलना, ये लेट के बोलने की हो रही है, ठीक है। और पेबोस का मतलब था बेसिकली कि अगर आपको राजा से कोई बात डायरेक्टली जाके कहनी है, तो आप कहने से पहले उसके कदमों को चूमोगे, पैरों को उसके चूमोगे, ठीक है। कॉइन लॉन्च किया गया था, उस कॉइन का नाम था बलबनी कॉइन्स, ठीक है। बलबनी कॉइन को लॉन्च करने के बाद में फिर देखो 1265 से 1287 के बीच में यहाँ पे कई बार मंगोलों के आक्रमण होते हैं, और आक्रमण की वजह से क्या होता है कि इसकी और इसके बेटे की, दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद में कोई उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा है नहीं, क्योंकि 2 राजा और आते हैं, मगर उनकी ऐसे ही मतलब छुपते छुपाते हुए ही पूरी पूरी मतलब उनका खात्मा हो जाता है, ठीक है ना। तो हो गया ये कपड़ा। तो ये भी खत्म ही हो गया स्लेव डायनेस्टीज के अंदर। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम लोग खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जो है इसने स्थापना करी होती है यहाँ पे खिलजी वंश की। बट एक्चुअली में अगर आपको एक बात बताऊं, तो खिलजी वंश जो है ना, ये इतना ज्यादा मतलब कि बुरा भी नहीं जितना कि मूवी में दिखाया गया है। हाँ, उसमें लाख बुरी बातें दिखाई गई हैं, बट एक्चुअली आपको एक बात अगर मैं बताना चाहूँ, तो देखो इंडिया पे नजर किसकी थी, इंडिया पे नजर थी मंगोलियंस की। और जो मंगोलियंस थे हमारे पास में, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। इनका पूरा नियम क्या था कि अगर ये पूरा दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में क्या करना, सिर्फ मंगोलियंस को बसाना। मतलब क्या करते थे ये लोग, जाते थे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, इन्वेड करते थे, वहां पे बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों को मार काट दिया करते थे। जो बढ़िया और ताकतवर लड़ाके टाइप के जो लोग हुआ करते थे, नौजवान टाइप के, उनको ये क्या करते थे, अपनी सेना में भर्ती करने के लिए दबाव देते थे। अगर कोई बोलता था कि हाँ ठीक है हम भर्ती हो रहे हैं, तो ठीक है, नहीं होते थे तो उनको मार डाला जाता था। जो भी सुंदर लड़कियां वगैरह होती थी, औरतें होती थी, उनको ये जबरदस्ती मतलब कि अपने पास में रख लेते थे, या फिर जो भी आप हैं मतलब समझ रहे हो अच्छे से, तो वो सब किया जाता था उनके साथ में। बिल्कुल बच्चे बूढ़े किसी से कोई रहम नहीं होता था, छोटी छोटी आंखें होती थी इनकी। मतलब बिल्कुल जैसा देखो ना चाइना के अंदर, देखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जितनी भी जगह हमारे पास में है, मतलब यहाँ पे चाइना, जापान, ये सारी जगह हैं, यहाँ पे आज की डेट में जो लोग दिखाई देते हैं ना, मंगोलियंस वही लोग हैं, ठीक है। मतलब उनके पूर्वज जो है मंगोलियंस हैं।
तो मंगोलियंस बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते थे। इनफैक्ट अगर इनको भूख लगती थी तो इंसानों को भी मार के खा जाते थे, प्यास लगती थी तो घोड़ों के, मतलब ऐसे सबूत हैं कि घोड़ों के जो पैर की नस होती है ना, उनको काट के फिर खून पी लिया करते थे। मतलब इतने ही क्रूर लोग थे ये, ठीक है। इनका कोई भी मतलब वैसा एक मतलब एक छोटी सी भी इंसानियत नाम की कोई चीज थी नहीं इनके अंदर। बट वहीं पे अगर ये मंगोलियंस होते तो इनफैक्ट ये भी हो सकता था कि इंडिया में जितनी हम बातें करते हैं आज की डेट में, कि इंडिया में आज के डेट में जो बात की जाती है ना हिंदू राष्ट्र वगैरह ये वो, तो मतलब हिंदू वगैरह तो दूर गया, मंगोलियंस जो थे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। और इनको खत्म करने वाला कौन था? खिलजी था, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में खिलजी जो है ना, वो 10-12 साल पहले आक्रमण कर चुके होते। मगर क्या हुआ था कि जैसे मंगोलियंस जो लोग थे उन्होंने पहले आक्रमण कर दिया, तो जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये डर चुका था, क्योंकि ये भी जानता था ये मंगोलियंस कितने खतरनाक लोग हैं। तो क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। और इसने अपना नाम रख रखा होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ये जाता है अपने चाचा के पास और बोलता है कि चाचा मुझे है ना एक बार ट्राई करने दो कि अगर मैंने इनको हरा दिया मंगोलियंस को तो हम लोग फिर वहां पे फतेह हासिल कर लेंगे। तो जैसा आपने मूवी में भी देखा होगा कि मतलब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस पर हंसता है और बोलता है कि अब तुम जैसे लोग जाके वहां पे जीतोगे, और मतलब कैसे फालतू की बातें कर रहे हो, क्योंकि मंगोलियंस बहुत खतरनाक लोग होते थे और सीरियसली बहुत ही खतरनाक होते थे। यहाँ तक कि जब अलाउद्दीन खिलजी भी जब वहां पे जा रहा था ना, तो उसको पता था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप लोग जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, तो आपके लिए जैसे कलेक्टर का एग्जाम निकालना, या फिर अगर इंजीनियरिंग का कोई बच्चा है तो उसके लिए आईआईटी निकालना, या फिर कोई सीए वाला मतलब कॉमर्स वाला बच्चा कोई सीए निकालने की जैसे सोच रहा है ना अभी, ओके, अचानक से, तो उस तरीके से ही उसके लिए काफी डिफिकल्ट सा लग रहा था टास्क। तो इसने क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने, मगर इसके जो इरादे थे वो बहुत अच्छे थे। तो ये जाता है और मंगोलियंस से लड़ाई करता है और मंगोलियंस को मार के भगा देता है। और फिर मतलब 2 साल तक लगभग, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मंगोलियंस एक ही बार आते हैं। मंगोलियंस लाखों की संख्या में 10,000 20,000 30,000 ऐसे करके मतलब बार बार आते जाते हैं। और हर बार इसको हरा देने वाला बंदा कौन था? खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी इनको बार बार हराता रहता है। राजा अभी भी जलालुद्दीन खिलजी है। मगर क्या होता है एक्चुअली, जलालुद्दीन खिलजी एक बार इसको भेजता है एमपी, महाराष्ट्र के अंदर, मतलब लड़ाई करने के लिए। और जहां पे इसकी लड़ाई होती है देवगिरी के अंदर। तो देवगिरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, देवगिरी के अंदर ये जाता है और वहां पे भी लड़के ये जीत जाता है। और वहां पर से मतलब ये खूब सारा खजाना लेके आता है। मगर जलालुद्दीन, मतलब इसका बेसिकली महत्वाकांक्षा ये थी कि अगर मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा तो भाई जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये मुझे राजा बना देगा, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो चुका है। मगर ये बंदा जो था जलालुद्दीन खिलजी, ये नहीं चाहता था कि मतलब कि हाँ भाई मेरा भतीजा इस पे मतलब आए, मतलब गद्दी पे आए। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं। तो बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, परेशान होकर जलालुद्दीन खिलजी को मार डालता है, ठीक है ना। और 1200, एक्चुअली मैं बताना भूल गया इसमें शायद, आई थिंक, तो ये 1290 से 1296 तक राज करता है। 1296 में इसको मार डाला जाता है भाई अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 से लेकर के एक्चुअली 1316 तक के बीच में, 1316 के बीच में राज होता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास में एक्चुअली इसके बाद में इसका बेटा आ जाता है इसलिए, वरना 1320 तक हमारे पास में टोटल खिलजी डायनेस्टी चलेगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मूवी में दिखाया गया है ना कि मतलब कि जो मलिक कफूर होता है, तो मलिक कफूर को लेके आया जाता है किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है ना। मगर एक्चुअली में इसको जो मतलब कि मलिक काफूर है, एक्चुअली में उसका रियल नाम जो था वो था मलिक मणि, ठीक है ना। मलिक मणि को राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी देखता है एक बार, और इसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसको 1000 दिनार में खुद खरीद के लाता है। इसके बाद में इसका नाम जो था वो 1000 दिनारी पड़ चुका था। मलिक मणि का नाम ये बदल के क्या रख देता है? मलिक कफूर, ठीक है। और मलिक कफूर को ये सारी की सारी ट्रेनिंग देता है अपने मतलब की
मतलब तलवार चलाने से लेकर के सारी की सारी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से दी जाती है इसके द्वारा। और मलिक कफूर को ये अपना कमांडर नियुक्त करता है और इसकी नेतृत्व में ही बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ता है। क्या क्या इसकी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात और समझ लेना, मलिक कफूर को ही इसने मतलब नायाब का टाइटल भी दिया हुआ है। तो नायाब का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है आपके पास में एग्जाम में, तो आपको दिमाग में रखना है मलिक कफूर को नायाब का टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। आगे की बातें फटाफट से कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो मेन मेन मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, क्या क्या उसने बनाया हुआ है, तो वो जो चीजें हैं हमारे पास में वो है अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, हौज खास, ये सब इसके द्वारा बनाई हुई जगहें हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसने आर्मी रिफॉर्मेशन का बहुत अच्छा काम किया था। आर्मी रिफॉर्मेशन मतलब ये क्या करता था, खुली भर्ती निकालता था आर्मी के लिए। पहले के राजाओं की तरह नहीं कि कोई भी आ जाओ और लड़ाई करने चलो। इसने क्या करा था, मतलब इसने बोलता कि भैया हमें ट्रेंड आर्मी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल अच्छे से मतलब ट्रेनिंग वाले आर्मी होंगे, सिर्फ वही लड़ाई करने जाएंगे, बाकी लोग अपना घर में रहो। ठीक है। और उसके अलावा बॉर्डर पे बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को, मतलब जैसे उस वक्त के समय में ये मान लो बीएसएफ के टाइप का जो है वो हमारे पास में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हुआ था। दूसरी बात, इसने सबसे पहली बात क्या थी कि इसने टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया गया था। टैक्स जो फिक्स किया गया था वो मतलब 50% का टैक्स इसने फिक्स कर रखा था सभी के लिए, और उसको देखरेख करने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था बहुत अच्छा, जिसको ऑफिसर्स को नाम दिया जाता था इक्तेदार। ठीक है। तो इक्तेदार उसका मतलब कि जो ऑफिसर्स होते थे उनको ये वाला नाम दिया गया था। इसके अलावा इसने एक बहुत ही अच्छी प्रणाली चलाई थी जिसका नाम था दाग एंड हुलिया। तो ये दाग का मतलब ये था कि अपने घोड़ों पे है ना दाग निशान लगा देता था कि ये हमारी आर्मी के घोड़े हैं। और हुलिया का मतलब बेसिकली ये था कि इसने अपने जो सैनिक थे ना उनके लिए एक फिक्स टाइप के कपड़े तैयार किए थे, मतलब कि हाँ भाई हमारे जो सैनिक होंगे उनको ये वाले कपड़े, मतलब कि उनका ये पोशाक होगी, मतलब ये नहीं कि कच्चे बनियान में किसी भी टाइप के मतलब चीजों को पहन के चल लो सीधे लड़ाई करने जाना है। तो इसने फिक्स करी थी एक पर्टिकुलर टाइप का पूरा ड्रेस। ठीक है। तो ये हमारे पास में होती है इंपॉर्टेंट सी बात अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। एक बात और याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद में, जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है तो उसका बेटा आता है। ठीक है ना। इसके बेटे को मार डाला जाता है बाय मलिक मणि। ठीक है। और मलिक मणि जो होता है ऐसे ही नहीं मार देता, मतलब मलिक मणि या मलिक कफूर जो आप बोलना चाहते हो या नया बोलना चाहते हो, ये सिंपली नहीं मारता है। ऐसा बताता जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चाहे 20 साल की अपने राज में टोटल जितने खून नहीं बहाया होगा, इस बंदे ने मलिक मनी ने लगभग 30 दिन के आसपास, 36 दिन, हाँ 36 दिन टोटल इसने राज किया था। और 36 दिन के अंदर इसने इतना खून बहाया था दिल्ली की सड़कों पे, किसी को भी मतलब मार दिया, काट दिया, खून बहा दिया, किसी का भी गर्दन कलम कर दी, कुछ भी कर देता, एकदम पागल सा हो चुका था। और अगर मैं बताता हूं कि ओके, इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़का था ना उसको भी बकायदा से कोर्ट में लेके, मतलब कोर्ट में लेके आया और जिंदा ही उसकी आंखें निकलवाई थी। ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा पागल सा हो गया था अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद में। तो मलिक मणि वैसे भी मतलब कि काफी खतरनाक शासक था। इसके बाद में इसको इसी के मतलब वहां के जो दिल्ली सुल्तनत के लोग हैं वही लोग मतलब मिलकर इसको मार डालते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही तगड़े तरीके से कहर इसने बरपाया था। ठीक है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फटाफट से तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी में जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वाला जो बंदा है वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या क्या स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। इरिगेशन सिस्टम जो होता है, मतलब जो पेड़ पौधों में पानी डालने वाला जो पूरा सिस्टम होता है ना, डैम टाइप का जो होता है, उसको बनाने वाला इरिगेशन टाइप का जो सारा सामान था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। दूसरी बात, नहर निर्माण, कैनाल्स जो है वो इसके द्वारा बनाई गई थी। इसको मारा गया था बाय इसका सन जिसका नाम था जोना खान, जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मतलब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो राजा था, और इनफैक्ट मगर इसको पब्लिक जो थी वहां की वो बोलती थी मूर्ख राजा। ठीक है ना, पागल राजा, मूर्ख राजा,
की उपाधि किसको दी गई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना जौना खान भी ऑप्शन में दे सकता है या मोहम्मद बिन तुगलक बोल सकता है। जनरली मोहम्मद बिन तुगलक बोलेगा बिकॉज तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है। देखो इसके कई सारे बेवकूफ वाले पंथी जो थी वो ये थी, वैसे उसने सोचा अच्छा था मगर उसकी गलती हो गई। खैर तो इसने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल कहाँ पे, दौलताबाद यानी देवगिरी, एमपी में एक जगह पड़ती है, कहां से, दिल्ली से लेके चला गया था। और इसने सोचा था कि भाई यहाँ पर मतलब हमारे पास में क्या होगा कि हम बीच में बैठेंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, मगर वहां पे जो राजा होते हैं दूसरे वाले वो इसको मार के भगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब 2 साल के आसपास का समय जाने आने में मतलब लगभग बर्बाद हो जाता है और जिसमें इसको काफी धन की हानि होती है। तो इस तरीके से मतलब इसको काफी ज्यादा बेवकूफ समझा जाता है उस कदम को उठाने की वजह से। दूसरी बात टोकन करेंसी पेपर की, जो मतलब पेपर के नोट होते हैं, सबसे पहले चलाने वाला बंदा कौन था ये भी पूछा जाए तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है और फिर फिरोज शाह तुगलक जो होता है हमारे पास में, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा स्लेव किसके पास थे, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे। तो आपको याद रखना है कि गुलाम वंश में सबसे ज्यादा जो स्लेव रखने वाला बंदा था वो फिरोज शाह तुगलक था। इसने जौनपुर की स्थापना करी थी, इसको सिराज हिंद नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट इसके थे वो थे दीवाने बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इलाज। जो बंदगान है वो बंदी या फिर जो स्लेव्स होते हैं उनके लिए था, जो इलाज है वो हॉस्पिटल्स के रिलेटेड था, और जो आपके पास में खैरात है वो मतलब कि जो गरीब लोग वगैरह होते हैं, गरीब तबके के लोग, उनको पैसे देने के लिए बनाया गया एक डिपार्टमेंट था। बात करते हैं फटाफट से सैयद डायनेस्टी के ऊपर। तो सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक है ये बोला जाता है खिज्र खान को। ठीक है ना, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। रीजन क्या था, अभी जो जस्ट हमने पढ़ा, मतलब जो पिछला राजा हमारे पास में उसको मारा नहीं, वैसे एक्चुअली में वो भाग गया था बिकॉज ऑफ मंगोलियन आक्रमण के डर से। ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि इसको डर था एक्चुअली कि मतलब कि कहीं वो राजा वापस आ जाए और फिर बोले कि मतलब भाई ये क्या कर दिया, तो ये कमांडर वो करता था, मगर ये आता है और बस राज चलाने लग जाता है। जब ये मर जाता है तब पता चलता है कि मतलब कि हाँ भाई इसका बेटा राजा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब बेटा राजा बनेगा तो उसके बाप को मेन राजा मान लिया जाता है, तभी ये सैयद डायनेस्टी हम बोलते हैं। तो इसका बेटा आता है मुबारक शाह नाम से। ठीक है ना, इसने अपने कमांडर बहलोल लोदी को बुलाता है और बहलोल लोदी जो है अपनी पूरी सेना के साथ में आता है। देखो एक्चुअली में बहलोल लोदी का कमांडर होता है कौन, बहलोल लोदी जो होता है वो कमांडर होता है किसका, मुबारक शाह का। और ये कहाँ पे होता है, लाहौर में। लाहौर से इसको बुलाया जाता है इंडिया में। क्यों बुलाया जाता है, एमपी के अंदर एक मालवा नाम की जगह है उसको कैप्चर करने के लिए। ये दोनों आते हैं, मिलते हैं, कंबाइनली अटैक करते हैं और एमपी का मालवा डिस्ट्रिक्ट जीत लेते हैं। जब इसकी मौत हो जाती है किसकी, मुबारक शाह की, तो उसके बाद में इसका जो कजन होता है मुबारक शाह का, विच इज नेम्ड एज अलाउद्दीन शाह, इसका राज आता है। मगर अलाउद्दीन शाह जो होता है ना, इसको मार दिया जाता है किसके द्वारा, जो कमांडर होता था ना इसका, बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी के द्वारा इसको मार दिया जाता है। और बहलोल लोदी इसको मार के किसकी स्थापना करता है, लोदी वंश की। तो लोदी वंश जो हमारे पास में शुरुआत होता है वो कब होता है, 1491 में होता है, 51 में। बहलोल लोदी जो है वो अपने कुछ कॉइन्स मतलब के निकालता है। कॉइन्स का नाम क्या होता है, बहलोली कॉइन्स। याद रखना, बलबनी कॉइन्स, बहलोल लोदी कॉइन्स, तो मतलब बहलोली कॉइन्स। ठीक है ना, तो बी याद रखना, बहलोल और बलबन दोनों ने अपने नाम से कॉइन्स निकाले हुए थे। सबसे पहला अपने आप को अफगानी किंग बोलने वाला जो बंदा था वो यही था, इससे पहले किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी भी अफगानिस्तान की तरफ से आया था बट उसने अपने आप को माना नहीं था, तो हम जो वही मानेंगे जो उसने कहा था। तो इसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। इसके बेटा आता है उसके बाद में सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना करी है। 1504 में वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, कहाँ पे, आगरा की तरफ में। सिकंदर लोदी को क्या बोला जाता है, याद रखना, तो इसको सहनाई लवर भी बोला जाता है। मतलब इसको सहनाई से बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, सहनाई बजाने से पसंद था। और बाकी दूसरी बात, बजाने नहीं सॉरी सुनना पसंद था। उसके अलावा गजे सिकंदरी, मतलब जो आज की डेट में देखते हैं ना 10 गज 20 गज 30 गज, जो दिल्ली वगैरह में सिस्टम चलता है नापने का जमीन को, तो उस जमीन को नापने का जो मतलब एक यूनिट इसने तैयार की थी। 1517 से 1526 के बीच में इब्राहिम लोदी का शासन होता है। इब्राहिम लोदी एक बिल्कुल ही बेवकूफ टाइप का मतलब बंदा होता है। ये क्या करता है, ज्यादातर जो इसके नेता जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना अपने खुद के, और जो कमांडर्स होते हैं, उन्हीं को मतलब इसको मतलब डर लगा रहता है। तो ये सबको ऐसे मारता रहता है, मंत्रियों को भी मार देता है, मतलब जो भी इसको पसंद नहीं आता उनको मार डालता था।
बाद में आगे चल के क्या होता है, 1526 में बाबर इसको आता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको मार डालता है। ठीक है ना। जो आगे की वीडियो है वो सब मतलब मैं आपको लिंक फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलो, तो आगे की वीडियो के लिए आप जरूर इसको नेक्स्ट वीडियो को देखो। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा मेडिवल हिस्ट्री जो हमारे पास में है वो कवर करते हुए हम आगे तक लेके चले जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो और आपको दिखा होगी मतलब हाँ भी इसमें कुछ मेहनत हुई है, तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप बाकी चीज नहीं भी करना चाहते आप कम से कम एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है जो भी मतलब कि 10 लोग देखेंगे तो उनमें से कईयों को मतलब कि हमारी वीडियो का मेहनत जो है छुपा हुआ वो पसंद आएगा और फिर हमारे जो चैनल है उसको ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और जैसे भी आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जरूर उसको कमेंट शेयर में एक बार कमेंट जरूर करेंगे हमको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किसी भी तरीके की और जो सलाह है उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय। शेयर करोगे तो जो भी इसको देखेगा तो उनको हमारी मेहनत जरूर दिखाई देगी और वो जरूर इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक वगैरह जरूर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कि कोई अच्छे सजेशन देने हो, कोई बुरे सजेशन देने हो, कुछ भी आपको कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो उससे क्या रहेगा कि हम उसको देखेंगे जरूर, और अगर हमें लगता है कि आपकी बातों में मतलब कुछ भी चीजों मतलब जो बाकी बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो हम उसको करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, होप फॉर योर बेस्ट डे। थैंक यू, बाय।